दिल्ली सेवा बिल आज लोकसभा में पास हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केजरीवाल सरकार का मकसद भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण हासिल करना है, जैसे कि अपने लिए बंगले बनाना। दिल्ली को पूर्ण राज्य के दर्जे का विरोध करने वाले नेहरू, पटेल, आम्बेडकर का नाम लेने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुसीबत में सरकार नेहरू जी के नाम का भी सहारा लेती है। सदन में अमर्यादित आचरण करने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील कुमार रिंकू को बचे हुए सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। मणिपुर के विष्णुपुर में आज सुरक्षा बलों और मैतेई समुदाय की झड़प में 17 लोग जख्मी हो गए। चूराचांदपुर में कुकी समुदाय के 35 लोगों को एक ही जगह दफनाने के विरोध में मैतेई समुदाय के लोगों ने विष्णुपुर में प्रदर्शन किया था। टकराव को रोकने की कोशिश में सेना और रैपिड एक्शन फोर्स को प्रदर्शनकारियों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हवाई फायरिंग भी हुई। नूह हिंसा के मामले में अदालत ने गिरफ्तार किए गए 19 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव ने बताया कि 5 जिलों में अब तक 93 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें 46 केस नूह में दर्ज हैं। अब तक कुल 176 संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस की अपील पर मुस्लिम समुदाय की ओर से शुक्रवार की नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़ने की घोषणा की गई है। नूह हिंसा के मामले में गौरक्षक मोनू मानेसर को लेकर राजस्थान और हरियाणा की सरकार आमने सामने है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि नासिर और जुनैद की हत्या के केस के आरोपियों की गिरफ्तारी में हरियाणा पुलिस सहयोग नहीं करती है। इससे पहले भरतपुर के एसपी ने कहा कि नासिर जुनैद हत्या केस में मोनू मानेसर के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाए हैं। राजस्थान सरकार के खिलाफ लाल डायरी में भ्रष्टाचार के सबूतों के खुलासे का दावा करने वाले बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर आज जोधपुर पुलिस की टीम जांच करने पहुंची। पुलिस ने बताया कि 2 नाबालिगों के यौन शोषण के एक मुकदमे में गिरफ्तार 2 आरोपियों की जांच के सिलसिले में पुलिस राजेंद्र गुढ़ा के आवास पर गई थी। पुलिस ने 26 जुलाई को अंबाला से दोनों नाबालिग लड़कियों को बरामद किया था। राजेंद्र गुढ़ा ने एक दिन पहले ही राजस्थान क्रिकेट संघ चुनाव में भ्रष्टाचार के आरोपों का खुलासा किया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर ईवीएम हैकिंग की योजना बनाने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि ऐसे सबूत मिले हैं कि अगले चुनाव में बीजेपी ईवीएम हैक करने वाली है। ममता बनर्जी ने और सबूत जमा करने के बाद विपक्षी दलों की आगामी बैठक में मुद्दा उठाने की बात कही है। भारत सरकार ने 30 अगस्त को रिटायर हो रहे कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को 1 साल के कार्य विस्तार की मंजूरी दे दी है। राजीव गौबा को तीसरी बार कार्य विस्तार मिला है। 1982 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी राजीव गौबा इससे पहले केंद्रीय गृह सचिव भी रह चुके हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने में राजीव गौबा की अहम भूमिका रही थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तारीख निश्चित हो गई है। अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकता है। मंदिर निर्माण ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आयोजन में उपस्थित रहने के लिए समय मांगा है। आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम इन 2 तस्वीरों से करना चाहते हैं, जिनमें एक तस्वीर वर्ष 1947 की है, जब विभाजन के बाद भारत में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और इन दंगों की वजह से लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा था और लाखों लोग मारे भी गए थे। और दूसरी तरफ आज की तस्वीर है जब मेवात में नूह और गुरुग्राम में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद हजारों की संख्या में लोग डर की वजह से पलायन कर रहे हैं, अपने अपने घर और दुकानें और रोजगार छोड़कर जा रहे हैं। और इन लोगों में हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। इसलिए एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी इस तरह के दंगे होते हैं इसमें गरीब आदमी ही पिसता है। गरीब आदमी का ही रोजगार सबसे पहले समाप्त होता है और उसी का घर सबसे पहले उजड़ता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। अब तक नूह से 400 हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं और गुरुग्राम के भी कुछ इलाकों से मुस्लिम प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। और इन लोगों का यही कहना है कि वो इस हिंसा की आग में मरना नहीं चाहते, अभी और जिंदा रहना चाहते हैं, इसलिए वो अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए।
आप में से बहुत सारे लोग शायद इन तस्वीरों को भूल चुके होंगे, जब वर्ष 2020 में कोविड की वजह से इसी तरह से हजारों प्रवासी मजदूरों को पलायन करके अपने अपने घर और गांव जाना पड़ा था। याद कीजिए, यही तस्वीरें हमने 2020 में देखी थी, जब हमारे देश में कोविड फैल रहा था। वो पलायन कोविड की वजह से हुआ था, एक महामारी की वजह से हुआ था, जिसकी बाद में हमने वैक्सीन बनाई और इन 2.5 वर्षों में हमने कोविड को लगभग समाप्त कर दिया है, अपने काबू में ले लिया है, कोविड की वैक्सीन बना चुके हैं। लेकिन ये जो सांप्रदायिक दंगों की महामारी है, इसकी वैक्सीन वर्ष 1947 से आज तक नहीं बन पाई और आज भी हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे वैसे ही हो रहे हैं जैसे पहले हुआ करते थे। कोविड के दौरान जब देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा हुआ था, तब गुरुग्राम उन शहरों में से था जहां सबसे पहले लॉकडाउन की वजह से कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए कहा था। गुरुग्राम हमारे देश का साइबर सिटी कहा जाता है और वर्क फ्रॉम होम पहली बार लोगों ने कोविड के समय देखा। लेकिन उस समय इन लोगों ने यह कल्पना नहीं की होगी कि कोविड के 3 साल बाद 2023 में हिंदू मुसलमान दंगों की वजह से इन लोगों को फिर से वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। आज बड़ा सवाल यही है कि वो कारण क्या है जिसकी वजह से पिछले 76 वर्षों में आजादी के बाद से हमारे देश की अलग अलग सरकारें, हमारे देश ने सब पार्टियों की सरकारें देख ली, कांग्रेस की सरकारें देख ली, गैर कांग्रेस सरकारें देख ली, मिली जुली सरकार देख ली, जनता पार्टी की सरकार देख ली, लेकिन कोई भी सरकार सांप्रदायिकता के जहर को खत्म नहीं कर पाई। तो इसका कारण है 1947 का विभाजन, जो हिंदू और मुसलमानों के आधार पर हुआ था। आप याद कीजिए, जो भारत का विभाजन है उसके पीछे जो मूल कारण था वो यही तो था, हिंदू और मुस्लिम आबादी। और उस समय हिंदू और मुस्लिम आबादी जो थी, इनके जो नेता थे वो एक साथ रहना नहीं चाहते थे और इसीलिए ये डिमांड हुई कि हमें अलग देश चाहिए। पाकिस्तान का निर्माण इसी आधार पर हुआ, क्योंकि आजादी से पहले भारत के मुसलमान अपने लिए अलग देश की मांग कर रहे थे और जब ये मांग स्वीकार हो गई, तब बंटवारा भी इसी आधार पर हुआ कि जिन क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वो इलाके पाकिस्तान में चले गए और इसी तरह भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। जो लोग इस बंटवारे के लिए तैयार हुए, जैसे महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या फिर जिन्ना, उन सब लोगों ने यही सोचा होगा कि एक बार अगर ये बंटवारा हुआ और ये देश अलग अलग हो गए तो अब हमेशा के लिए ये जो हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता का मुद्दा है, ये जो तनाव है, अब ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। भाई बंटवारा हो गया, अब और क्या चाहिए, अपने अपने घरों में रहो। लेकिन इस बंटवारे का जो मकसद था, वो मकसद आज तक कभी पूरा हो ही नहीं पाया। अब आप सोचिए, इससे ज्यादा कोई और देश क्या कर सकता है जो अपने देश के 2 टुकड़े ही कर दे इसी आधार पर कि आप अपने अपने घरों में खुश रहिए। भारत के मुसलमानों के लिए जो पाकिस्तान बना, वहां तो आज 20 करोड़ की आबादी में सिर्फ 22 लाख हिंदू बचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज अकेले भारत में ही मुसलमानों की आबादी 22 करोड़ से भी ज्यादा है, यानी पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आज भी भारत में रहते हैं, जबकि पाकिस्तान बना ही भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए था। इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहां 1947 से 2023 के बीच सांप्रदायिक दंगे ना के बराबर हुए हैं। आपने वहां पाकिस्तान में कभी हिंदू मुस्लिम दंगों के बारे में सुना ही नहीं होगा, क्योंकि वहां हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होते। हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, हिंदुओं का दमन जरूर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन दंगे नहीं होते, क्योंकि वहां हिंदू दंगे करने की स्थिति में है ही नहीं, वहां हिंदू अपनी आवाज उठाने की स्थिति में है ही नहीं। लेकिन जिस भारत में मुसलमानों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, वहां 1947 से लेकर अब तक, आज तक 1.5 लाख से ज्यादा सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं और अब तो भारत में हर साल औसतन 2,500 हिंदू मुसलमान दंगे होते हैं, हर साल 2,500। हमारे देश में आप ये मान लीजिए कि जब सांप्रदायिक दंगे की बात करते हैं तो उसमें से ज्यादातर लोगों का मतलब यही होता है कि ये हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा कोई दंगा आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, लेकिन भारत की तरह वहां के शहर हिंदू मुसलमानों के दंगों की आग में कभी नहीं जलते, क्योंकि पाकिस्तान के हिंदू अल्पसंख्यक कभी कोई संघर्ष करते ही नहीं। लेकिन भारत में 22 करोड़ अल्पसंख्यक मुसलमानों का हिंदुओं के साथ सांप्रदायिक टकराव लगभग हर मुद्दे पर होता ही रहता है, चाहे वो राम जन्मभूमि का मुद्दा हो,
चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो, चाहे वो त्योहारों का मुद्दा हो, शोभा यात्राओं का मुद्दा हो, भारत सरकार कोई नया कानून लेकर आती है उसका मुद्दा हो, या फिर कोई राजनीतिक मुद्दा हो, या फिर क्रिकेट का मैच हो, कुछ भी। नूह में जो दंगे हुए, मेवात में जो दंगे हुए, अभी जो हाल ही में आपने देखे, आज उन दंगों के लिए बहुत सारे लोग बजरंग दल और बाकी के हिंदू संगठनों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बजरंग दल नहीं होता तो ये दंगे भी नहीं होते। कुछ लोग मोनू मानेसर को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, हम उसमें आज जाना नहीं चाहते। मोनू मानेसर को क्लीन चिट देना हमारा काम नहीं है, वो पुलिस का काम है, अदालत का काम है। लेकिन आपने एक नैरेटिव सुना होगा कि ये जो पूरे दंगे हुए हैं ये बजरंग दल की वजह से हुए हैं और दूसरे हिंदू संगठनों की वजह से हुए हैं। और जो चेहरा और नाम आपके सामने आएंगे, वो एक तो मोनू मानेसर का चेहरा आपके सामने आएगा इन दंगों के पीछे कि वो इसका खलनायक है, और बजरंग दल का नाम आएगा और बाकी के हिंदू संगठनों का नाम आपके सामने आएगा। लेकिन दूसरे पक्ष की तरफ से, क्योंकि दंगे तो तब होते हैं जब दोनों पक्ष आपसी टकराव करते हैं, जब दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं, जब दोनों तरफ से आगजनी होती है, दंगे तब होते हैं। ये गाड़ियां किसने जलाई जो अभी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये दंगे कैसे हुए? आप दूसरे पक्ष की तरफ से, जिन्होंने ये गाड़ियां जलाई हैं, जिन्होंने 6 लोगों की जान ले ली है, उनकी तरफ से आप एक भी संगठन का नाम बता सकते हैं कि ये संगठन इसमें शामिल था? एक भी आदमी का नाम बता सकते हैं कि ये आदमी शामिल था? एक भी चेहरा आप बता सकते हैं कि ये चेहरा शामिल था? आपको ना तो चेहरा याद आएगा, ना किसी का नाम याद आएगा, और ना ही किसी संगठन का नाम आपके सामने आएगा दूसरे पक्ष से। लेकिन आज हम आप सबके सामने एक सवाल लेकर आए हैं, और वो सवाल आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा। पिछले 1 साल में भारत नहीं, बाहर देखिए, फ्रांस में, स्वीडन में, अटलांटा में, इंडोनेशिया में, ग्रीस में, अफगानिस्तान में और सूडान में दंगे हो चुके हैं। इनमें से कई बड़े खतरनाक दंगे हुए थे। फ्रांस में तो अभी बहुत खतरनाक दंगे कई दिनों तक चलते रहे। लेकिन क्या इन देशों में बजरंग दल और बाकी के हिंदू संगठन मौजूद हैं? क्या इन देशों में दंगे बजरंग दल ने कराए हैं? इन देशों में कोई बजरंग दल नहीं है, इन देशों में कोई विश्व हिंदू परिषद नहीं है, इन देशों में गौ सेवा को लेकर कोई प्रदर्शनकारी नहीं है, फिर भी इन देशों में दंगे हो रहे हैं। आज आप सोचिए, इन देशों में दंगे क्यों हुए जबकि वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं है? तो आप खुद सोचिएगा, ना तो फ्रांस में बजरंग दल है, ना स्वीडन में है, ना इंडोनेशिया में बजरंग दल है, और ना ही अफगानिस्तान में बजरंग दल है। लेकिन यहां पर भी दंगे हुए हैं, और यही बात आज आप सबको समझनी है। मैं शीतला कॉलोनी में हूं जो सेक्टर 5 में है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर भी घरों पर जो लोग यहाँ रहते थे ताले लगाकर यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं। ये ताले अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके का माहौल इस वक्त इस एरिया में है। और कुछ लोग जो हैं, जो यहाँ रह रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अपना घर छोड़कर नहीं जा सकते, लेकिन जो जा सकते थे वो यहाँ से निकल गए। और कब से लोग यहाँ से जाने लग गए? आपके आस पड़ोस के यहाँ पे ताले लगे हुए हैं। ये जब से झमेला हुआ थोड़ा सा, उसकी वजह से थोड़ा अपना फैमिली लेके सेफ्टी चाहते हैं आदमी, उसकी वजह से चले गए। और क्या, हिंदू भाई भी हैं, मुसलमान भाई भी हैं, सारे भाईचारा हो रहते हैं यहाँ पर, कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है जी। फिर भी यहाँ डर पैदा हो गया, उसके वजह से जो है लोग अपना फैमिली वजह से चले गए। और क्या, गुरुग्राम के सेक्टर 70 में इस वक्त हम हैं, और यहाँ पर कई जो लोग झुग्गियों में रहते थे, पश्चिम बंगाल से आए थे, हिंदू, मुसलमान और बिहार से भी, इस वक्त वो ये सारे इलाके छोड़कर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और दिखाएं आपको कि सब जगह यहाँ पर झुग्गियों में अभी सन्नाटा पसरा हुआ है, लोग यहाँ से गायब हैं और बहुत सारे लोग यहाँ से चले जा चुके हैं। आपको दिखाएं कि जितना यहाँ पर आपको इलाका दिख रहा है, अब इस इलाके में कोई नहीं है, और जो लोग बचे हैं यहाँ पर वो भी इस वक्त यहाँ से निकलने की फिराक में है। तो मैम कहीं पर यहाँ पर नूह सोना की तरफ कोई दंगा फसाद हो गया है, तो मैम वहाँ से स्टार्ट हो गया दंगा फसाद की। तो अब तो मैम आम इंसान के अंदर एक चीज होती है कि डर,
सबसे बड़ी बात है हमारा डर। हम गरीब है मैम, हमें डर रखने की मतलब जगह नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि आपने अपने गांव चले जाए, जब माहौल ठंडा होगा तब मैम हम वापस आएंगे फिर से दोबारा काम करने के लिए। और इसलिए सारा आपको इलाका यहाँ पर इस वक्त खाली दिखाई देगा, घरों में ताले दिखाई देंगे और जो भी बचा सके लोग वो बचा कर ले गए। इसके अलावा और यहाँ पर रहने का अब कोई तुक नहीं बनता है। ज्यादातर लोग यहाँ पर पश्चिम बंगाल से हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश से भी लोग हैं, लेकिन डर का माहौल है और इसीलिए लोगों को अब अपने ये जो बनाई हुई झुग्गियां हैं वो छोड़कर यहाँ से वापस जाना पड़ रहा है। बिहार का है, यूपी का था और बंगाल का था, वो लोग सब चला गया। अभी भी थोड़ा बहुत है, बाकी ऐसा कोई इधर का जो गांव वाला है, इस गांव वाला हम लोग का थोड़ा सहयोग किया। ये लोग कह रहा कोई डर नहीं है, अब सब शांत हो जाएगा। बाकी आया था 2, 4, 10, 20 बंदा बाहर से, पता नहीं वो लोग कौन है कैसे, हम देखा भी नहीं, कभी पहचानता भी नहीं। क्यों भाग रहे हैं यहाँ से लोग? अब यहाँ से आदमी जैसे मारने के लिए आते हैं, 1-2 आदमी को चोट कभी कभी लग गया, इसलिए आदमी भागते हैं तो डरता है। 12 बजे 1 बजे तक हम लोग जागते रहते हैं, फिर मारपीट करने आती है, गोली मारने आती है, तो हम लोग तो डर से फिर बाल बच्चा को लेके भागोंगे। दुकान दुकान में अगर जाएंगे खरीद लेने के लिए तो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे हम लोग, कैसे जिएंगे, ये भी तो सोचना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें एक गाड़ी दिला दो और दिल्ली तक छोड़ दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए हमें बस। दुख की बात यह है कि जब भी इस तरह के दंगे होते हैं, गरीब इंसान पिसता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। इन सब लोगों को आपने देखा, सब गरीब लोग हैं। ऐसे दंगों में अमीर लोगों को कोई नुकसान नहीं होता, नेताओं को कोई नुकसान नहीं होता, सिर्फ गरीब लोग जो कि हर रोज रोजी रोटी की तलाश में इधर उधर भटकते हैं, उन्हें नुकसान होता है। उनका रोजगार जाता है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उन्हीं की दुकानें जलाई जाती हैं और उन्हीं की जान जाती है। और वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हैं तो इसी देश के नागरिक। अब आप सोचिए कि इन 76 वर्षों में हम हिंदू मुस्लिम दंगों को रोक क्यों नहीं पाए। कभी आपने सोचा है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे नेताओं का महत्वाकांक्षी होना और तुष्टीकरण की राजनीति। अब जरा अगर मैं आपको थोड़े फ्लैशबैक में लेकर जाऊं और मैं आपसे यह पूछूं कि कल्पना कीजिए कि अगर 1947 में भारत का विभाजन ना हुआ होता और आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होते, यानी 1947 से पहले जो स्टेटस भारत का था, भारत वैसा ही होता और ये सारे लोग एक देश में रहते और नेताओं ने अपनी महत्वाकांक्षा ना दिखाई होती, जिन्ना को इस बात की महत्वाकांक्षा ना होती कि उन्हें अलग देश चाहिए और वो देश में वो सबसे बड़े नेता के तौर पर रहें। और हमारे देश में भी नेताओं को ये महत्वाकांक्षा ना रही होती और हमने ये विभाजन को रोक दिया होता, तब क्या होता? तब क्या मुस्लिम आबादी और हिंदू आबादी एक इतने बड़े विशाल देश में साथ में रह सकते थे? अब मान लीजिए विभाजन हो भी गया, पाकिस्तान में हिंदुओं को लेकर कभी तुष्टीकरण नहीं होता, लेकिन भारत में पहले दिन से ही तुष्टीकरण की राजनीति होने लगी और भारत ने इन 76 वर्षों में हर पार्टी को ट्राई किया है, हर पार्टी के प्रधानमंत्री को ट्राई किया है। हमने पहले कांग्रेस को बहुत ट्राई किया, बहुत वर्षों तक कांग्रेस के अलग अलग प्रधानमंत्रियों को ट्राई किया। हमने जनता पार्टी को ट्राई किया जो कांग्रेस के खिलाफ थी। हमने गठबंधन सरकारों को भी ट्राई किया जो अलग विचारधारा की थी। हमने बीजेपी को भी ट्राई किया, सबको ट्राई किया, इतने सारे प्रधानमंत्रियों को भी मौका दिया। लेकिन हर चुनाव में हमारे देश के नेताओं ने सोच लिया था कि ये जो हिंदू मुस्लिम तनाव है, इसे चुनावों का एक हथियार बना लेना है और इसके आधार पर चुनाव जीतना है और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और आज उसी का ये नतीजा है कि आज भी हम हिंदू और मुसलमानों के बीच में इस तनाव को देखते हैं और हो सकता है कि ये तनाव जो है काफी हद तक स्पॉन्सर्ड हो। इसलिए आज देश को इस बात को भी समझना होगा और पाकिस्तान में इस तरह का सांप्रदायिक टकराव कभी नहीं होता, लेकिन भारत में होता है, मुद्दे मुद्दे पर होता है, बात बात पर होता है। अब जो नया टकराव है वो है काशी की ज्ञानवापी मस्जिद पर। आज इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने की इजाजत दे दी है। आप जानते हैं कि मुस्लिम पक्षकार इसके खिलाफ थे, वो चाहते थे कि
मस्जिद में एएसआई की टीम ना घुसे और ये सर्वे ना हो, लेकिन हाई कोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी। निचली अदालत ने 21 जुलाई को यह आदेश दिया था कि एएसआई की टीम इस मस्जिद में, ज्ञानवापी मस्जिद में वैज्ञानिक तरीके से सर्वेक्षण का काम कर सकती है। और तब अदालत ने अपने इस आदेश में खुदाई शब्द का भी इस्तेमाल किया था, जिसे आधार बनाते हुए मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहा था कि इतनी पुरानी मस्जिद में खुदाई नहीं होनी चाहिए। आज भी हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने यही दलील दी कि इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद में खुदाई की जाएगी, जिससे मस्जिद के ढांचे को क्षति पहुंच सकती है। इस पर हाईकोर्ट ने एएसआई को विस्तार में जानकारी देने के लिए कहा कि यह पूरा सर्वे कैसे किया जाएगा। और जब अदालत ने यह सुनिश्चित कर लिया कि इस सर्वे से मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, तब कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का जो आदेश दिया है वो नियमों के अनुरूप ही है और उसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और ये कहते हुए अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई का सर्वे होगा, जिससे यह पता चलेगा कि इस मस्जिद में और इस मंदिर में कौन पहले आया था। अब क्योंकि यह याचिका खारिज हो गई, इसलिए निचली अदालत के फैसले के तहत कल सुबह से एएसआई की टीम ज्ञानवापी मस्जिद में अपने सर्वे का काम शुरू कर देगी। कल सुबह 7 बजे से यह सर्वे वैज्ञानिक सर्वे होगा, जिसके लिए जियो रेडियोलॉजी सिस्टम की मदद से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने के सबूत हैं या नहीं है, इसके नीचे मंदिर है या नहीं है। 21 साल पहले एएसआई ने यही सर्वे अयोध्या में भी बाबरी मस्जिद में किया था। और बड़ी बात यह है कि तब भी इस सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने जबरदस्त विरोध किया था और आज भी यही हो रहा है। मुस्लिम पक्ष हर बार यह कहता है कि एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो या फिर ज्ञानवापी मस्जिद। सुप्रीम कोर्ट ने ही मुस्लिम पक्ष को यह निर्देश दिया था कि उसे सर्वे के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी अर्जी दायर करनी चाहिए। लेकिन आज जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया तो मुस्लिम पक्ष फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि इस सर्वे को किसी भी तरह से तत्काल रूप से रोका जाए। और फिर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी यही कहा कि वो तुरंत इस मामले को देखेंगे और जो भी हो सकेगा वो कदम उठाएंगे। बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा सुनवाई के लिए मेंशन हुआ ही नहीं, लेकिन इसके बावजूद अनुच्छेद 370, कश्मीर में अनुच्छेद 370 के मामले में जब सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी तरह से संविधान पीठ के जज जब बहस कर रहे थे और जब यह बहस समाप्त हुई, तब मुस्लिम पक्ष की तरफ से एक वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहा कि उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईमेल के जरिए जानकारी भेज दी है और यह सर्वे तुरंत रुकना चाहिए। और मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वो तुरंत ही इस ईमेल को अभी जाकर देखेंगे। ये सारी प्रक्रिया कुछ मिनटों में हो गई और तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में 70,000 और देश की बाकी अदालतों में 4 करोड़ 80 लाख मामले पेंडिंग हैं। लेकिन अब कल सुबह ही मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यानी ये इतना महत्वपूर्ण मामला सुप्रीम कोर्ट को लगा कि उन्होंने कल सुबह ही इसे सुनवाई के लिए रख लिया और कहा कि इस पर हम तुरंत सुनवाई करेंगे। इस मामले में जो इंडिया नाम का विपक्षी गठबंधन है, इंडिया के कुछ विपक्षी दलों ने मुस्लिम पक्ष का समर्थन किया है और अब इंडिया भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ से काफी उम्मीद लगाकर बैठा है। वो इंडिया जो देश नहीं बल्कि वो इंडिया जो विपक्षी दलों का एक गठबंधन है, उस इंडिया की बात कर रहे हैं। अब उस इंडिया की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर आकर टिक गई हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सर्वे में मस्जिद के स्थान पर मंदिर होने के सबूत और अवशेष मिलते हैं तो क्या होगा। इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर जाएंगे और अयोध्या के मामले को आपको याद करना होगा, क्योंकि अयोध्या में भी राम जन्मभूमि को लेकर इसी तरह का विवाद पहले हो चुका है। मुस्लिम पक्ष की दलील थी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि के स्थान पर नहीं हुआ और हिंदू पक्ष का दावा था कि यह भगवान श्री राम की जन्मस्थली ही है, जहां वर्ष 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर मंदिर के स्ट्रक्चर को तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई थी। और इसी विवाद को लेकर अलग अलग समय में 5 टोपोग्राफी रिपोर्ट्स तैयार हुई, जिसमें इस क्षेत्र की विशेषताएं जानने के लिए राम जन्मभूमि का सर्वे किया गया और इन रिपोर्ट्स में स्पष्ट रूप से बताया गया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक गैर इस्लामिक ढांचे के ऊपर हुआ है। लेकिन अदालतों में ठोस साक्ष्य न होने के कारण
इन रिपोर्ट्स पर ज्यादा विश्वास नहीं किया गया। लंबी बहस के बाद जब यह मामला 2002 में फिर से इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने पहली बार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बाबरी मस्जिद में सर्वे करने का आदेश दिया। और उस समय भी इस सर्वे के दौरान इसे लेकर काफी विवाद था कि मस्जिद के अंदर खुदाई होनी चाहिए या नहीं, और जैसा कि अभी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में हो रहा है। अयोध्या मामले में जब एएसआई को सर्वे का आदेश मिला तब मुस्लिम पक्ष मस्जिद में खुदाई करने के खिलाफ था। इसलिए शुरुआत में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वे को ही इजाजत दी थी। वहां पर भी यही हुआ। जियो रेडियोलॉजी सिस्टम के तहत हुए इस सर्वे की रिपोर्ट 2003 में आई और इसमें यह बताया गया कि बाबरी मस्जिद के नीचे ऐसे स्तंभ और कलाकृतियां मिली हैं जो बताती हैं कि बाबरी मस्जिद किसी गैर इस्लामिक ढांचे के ऊपर बनाई गई है। और एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ही वर्ष 2003 में हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया और इस बार एएसआई को यह कहा गया कि वो बाबरी मस्जिद में खुदाई करके भी सच का पता लगाए। उस समय मुस्लिम पक्ष लगातार बाबरी मस्जिद के सर्वे में खुदाई का विरोध कर रहा था, लेकिन जब खुदाई हुई और इस पर एएसआई की रिपोर्ट आई तो इसमें भी मस्जिद के नीचे मंदिर होने के अवशेष मिले और फिर एएसआई की यही रिपोर्ट अयोध्या के मामले में एक बहुत बड़ा आधार बनी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से ही अयोध्या मामले में न्याय हुआ तो ये भी बात पूरी तरह सही नहीं है। असल में जो मामला आपके लिए मंदिर और मस्जिद का है वो मामला अदालत के लिए जमीन विवाद का होता है। अयोध्या मामले में भी सुप्रीम कोर्ट को जमीन विवाद का निपटारा करना था, इसलिए तब अदालत ने कहा कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में जो प्रमाण मिले हैं उन्हें आधार मानकर इस विवाद का निपटारा नहीं हो सकता। और आज मैं उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक कॉपी आपके लिए लेकर आया हूं और आपको बताता हूं कि इसमें क्या लिखा है। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के मामले में अपना फैसला सुनाया था, लेकिन तब एक लाइन जो उन्होंने लिखी वो ये, अ फाइंडिंग ऑफ टाइटल कैन नॉट बी बेस्ड इन लॉ ऑन द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स विच हैव बीन अराइव्ड एट बाय एएसआई। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एएसआई के रिपोर्ट के आधार पर ही फैसला हो जाएगा वो सही नहीं है। यानी एएसआई की सर्वे रिपोर्ट अदालत में बहस का आधार तो बन सकती है, लेकिन इससे यह स्पष्ट हो सकता है कि मस्जिद के स्थान पर पहले मंदिर था या नहीं। लेकिन एएसआई के सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगी, ऐसा भी नहीं है। अदालत ना तो अयोध्या के मामले में ऐसा अदालत ने किया था और ना ही इस मामले में भी शायद अदालत ऐसा करेगी। उदाहरण के लिए सामान्य लोगों की समझ के हिसाब से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने वाली अर्जी को खारिज किया है, लेकिन कानूनी भाषा में कहें तो कोर्ट ने यह कहा है कि एएसआई को काशी में प्लॉट नंबर 9130 का वैज्ञानिक सर्वे करने की इजाजत होगी। यह कानून की भाषा है, अदालत की भाषा है। संक्षेप में कहें तो न्यायपालिका के लिए मंदिर मस्जिद के विवाद से पहले यह मामला जमीन के विवाद का है, उसके मालिकाना हक का है, जिसके लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। और हमें लगता है कि एएसआई के सर्वे से मुस्लिम पक्ष को घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने जो घबराहट और डर अयोध्या में बाबरी मस्जिद के एएसआई सर्वे पर दिखाई थी, वही डर और बेचैनी अब मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी के मामले पर भी दिखा रहा है। आज बड़ा सवाल यह है कि क्या अयोध्या के बाद भारत के मुसलमान और मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक भूल को कबूल करने के लिए तैयार है? क्योंकि अगर मुस्लिम पक्षकार देश में शांति की स्थापना के लिए ज्ञानवापी जैसे मामलों में अपने दावे की कुर्बानी दे देते हैं तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज भी इस देश में आसानी से स्थापित हो सकता है। आज शुरुआत में हमने आपसे यही बात कही थी कि क्या हमारे देश में हिंदू और मुसलमान एक साथ भाईचारे के साथ रह सकते हैं, बावजूद इसके कि इसी आधार पर देश का बंटवारा हो चुका है। क्या यह संभव है? तो आज हमारा जवाब यह है कि यह आज भी संभव है। इस काम को कोई नेता नहीं कर सकता, इस काम को कोई सरकार नहीं कर सकती, इस काम को सिर्फ समुदाय कर सकते हैं। इस काम को धार्मिक नेता कर सकते हैं और उन समुदायों के नेता कर सकते हैं। एक मौका मुस्लिम पक्षकारों को मिला था बाबरी मस्जिद के समय में। अगर उस समय वो बाबरी मस्जिद पर अपना दावा छोड़ देते और कहते कि ये एक ऐतिहासिक भूल है और हम अपने हिंदू भाइयों के लिए अपना दावा छोड़ते हैं, तो आज आप सोचिए
कि इस देश में किस हद तक सौहार्द बन चुका होता। वो मौका गंवा दिया गया। अब दूसरा मौका है ज्ञानवापी का। ज्ञानवापी पर सर्वे होता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा, कुछ वर्षों के बाद उस पर भी कोई ना कोई फैसला हो ही जाएगा। लेकिन अगर उस फैसले से पहले मुस्लिम पक्षकार खुद ही ये कुर्बानी देने को तैयार हो जाए कि वो अपना दावा यहां से छोड़ते हैं, तो आज भी इस देश में हिंदू मुस्लिम भाईचारा वापस पैदा हो सकता है। कोई नेता इसे बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई सरकार तुष्टीकरण करके भी इसे बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए आज हमारा ये कहना है कि नतीजा तो सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद को लेकर भी मुस्लिम पक्षकारों के खिलाफ ही गया था, लेकिन इस केस को हारने से पहले अगर मुस्लिम पक्षकार खुद ही अपनी दरियादिली दिखा देते और कहते कि हम अपना दावा छोड़ते हैं, हमारे पूर्वजों ने कभी कोई ऐतिहासिक भूल की थी, अब हम उस भूल को डिफेंड नहीं करना चाहते, उसका बचाव नहीं करना चाहते, तो इस देश में शांति स्थापित हो सकती है। आज भी ये मौका है और इस देश में शांति स्थापित करने का जो जिम्मेदारी है इस समय, वो मुस्लिम पक्षकारों के कंधे पर है। वो चाहे तो ऐसा कर सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसके बाद जो हिंदू पक्ष है वो भी अपनी तरफ से और जो कुर्बानी की जरूरत होगी वो भी अपनी तरफ से जरूर करेंगे और इस देश में एक भाईचारा स्थापित हो सकता है। अब हम आपको भारत की उस राजनीति के बारे में बताते हैं जो इंडिया के नाम पर हो रही है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा कानून आज लोकसभा में पास हो गया। अब केंद्र सरकार को दिल्ली में जो विशेष प्रशासनिक शक्तियां हैं वो मिल जाएंगी और इससे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शक्तियां कम हो जाएंगी। लेकिन इससे पहले लोकसभा में इस कानून पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त बहस हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने आज लंबा चौड़ा भाषण दिया और उन्होंने कहा कि जो विपक्षी दल संसद को चलने नहीं दे रहे थे, जो पार्टियां दिल्ली के मुद्दे पर एकजुटता दिखाने के लिए साथ आ गए हैं और अब तक किसी भी पार्टी ने सदन की कार्रवाई का बहिष्कार नहीं किया है, उससे उनका एजेंडा एक्सपोज हो गया है। अमित शाह ये कह रहे थे कि इससे पहले ना तो ये पार्टियां मणिपुर के मामले पर बहस करने के लिए आई, इससे पहले संसद में दूसरे बिल भी पेश किए गए, ये सारी पार्टियां लगातार संसद का बहिष्कार करती रही। लेकिन जैसे ही ये दिल्ली वाला बिल आया, ये सारी की सारी पार्टियां एकजुट होकर आज इस सत्र में पहली बार संसद में मौजूद थी। आप सुनिए कैसी बहस हुई। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। परंतु कम से कम इसके लिए 130 करोड़ की जनता के सामने इतने एक्सपोज न हो। हर बिल आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा, मैं मणिपुर पर चर्चा करने के लिए आता है, नहीं मणिपुर पर चर्चा नहीं, हम विरोध करेंगे, यहां आ जाएंगे, मेरे सामने बोर्ड लेकर खड़े हो जाएंगे। ठीक है भाई, करो। मगर जैसे ही गठबंधन टूटने वाला बिल आया, मणिपुर भी याद नहीं आया, डेमोक्रेसी भी याद नहीं आई, दंगे भी याद नहीं आए, सब इकट्ठा होकर देखो सामने बैठे, सारे इकट्ठा। और 130 करोड़ की जनता को बताते हैं हमें मणिपुर की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमें डेमोक्रेसी की चिंता नहीं है, हमें चुनाव की चिंता है, हमारी पार्टी के कोई सिद्धांत नहीं है, केवल और केवल राजनीति में चुनाव जीतने के लिए राजनीति में है। और बताइए भैया, आप बाहर जाकर मीडिया को, अगर ये नहीं है तो सारे बिल में क्यों एब्सेंट रहे? सारे बिल महत्वपूर्ण नहीं है क्या? सारे बिल महत्वपूर्ण है, आपको रहना चाहिए था। मगर ये बिल इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये बिल आपके गठबंधन को क्षति करता है। और मैं एक बात आगे कह देता हूं कि ये बिल पास होने के बाद वैसे भी आपका गठबंधन टूट जाने वाला है, केजरीवाल जी आपको बाय बाय कर देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो गठबंधन बना है यूपीए का, ये यूपीए का गठबंधन नहीं है, ये सत्ता के स्वार्थ के लिए बना है। बंगाल में माननीय अध्यक्ष जी, कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस तीनों लड़ती हैं। हर रोज ममता जी को हमारे अधीर रंजन जी क्वेश्चन करते रहते हैं
मगर बेंगलोर में साथ में बैठेंगे। जेडीयू और आरजेडी, जेडीयू का जन्म ही, माननीय अध्यक्ष जी, जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। यूनाइटेड जनता दल तोड़ दिया। वो जेडीयू आज सत्ता प्राप्त करने के लिए गठबंधन में है। जो बाला साहब ठाकरे के सिद्धांतों पर चलते थे वो आज कांग्रेस के साथ बैठे हैं। आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं, ये सिफारिश किसकी थी ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पंडित नेहरू की सिफारिश थी। अच्छा लग रहे थे कि हमारे अमित शाह जी बार बार जवाहरलाल नेहरू जी को और कांग्रेस पार्टी को तारीफ कर रहे थे। मैंने पंडित नेहरू जी ने तारीफ नहीं करी है, मैंने जो पंडित नेहरू जी ने कहा वो कोट अनकोट कहा है। आपको जब जरूरत पड़ते हैं तब नेहरू जी को सहारा लेने पड़ते। अब हमारा अगला विश्लेषण देश के हर उस परिवार के लिए है जहां पर बच्चे हैं। इसलिए अगर आप हमें टीवी पर देख रहे हैं या सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके परिवार में बच्चे हैं, तो आप खुद भी इस विश्लेषण को बहुत ध्यान से देखिए और अपने बच्चों को भी ये विश्लेषण दिखाइए। और देखने के बाद अगर आप चाहें तो आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक पर आपके जो दोस्त हैं, परिवार के जो दूसरे लोग हैं, उन्हें भी आप इस शो के बाद इस विश्लेषण को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके काम की खबर है। खबर वैसे चीन से है, लेकिन ये आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपके बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई है। चीन ने अपने देश में बच्चों को इंटरनेट के नशे से बचाने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट इस्तेमाल करने की समय सीमा तय कर दी है। लेकिन भारत में अभी इस मुद्दे पर चर्चा तक नहीं हो रही, जबकि पूरी दुनिया में भारत में बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा बच्चे पूरी दुनिया में हमारे देश में है। और यह कानून असल में सबसे पहले चीन को नहीं, भारत को लाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए आज हम चाहेंगे कि चीन के बाद यह कानून भारत में भी लाया जाए। क्यों लाया जाए, अब आप देखिए। चीन में यह प्रस्ताव एक नया लाया गया है और यह प्रस्ताव वहां साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पेश किया गया है, जिसमें 3 बड़ी बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात, चीन में 8 साल से कम उम्र के बच्चे प्रतिदिन 40 मिनट, 8 से 16 साल के बच्चे 1 घंटा और 16 से 18 साल के बच्चे प्रतिदिन 2 घंटे से ज्यादा इंटरनेट और मोबाइल फोन का इस्तेमाल अब नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। देखिए कितना अच्छा कानून है ये। इसके लिए एक माइनर मोड प्रोग्राम बनाया जाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच चीन में 18 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल न कर पाए। और तीसरी बात यह कि चीन में 18 वर्ष से ऊपर के जो इंटरनेट यूजर्स हैं, उन्हें भी मोबाइल फोन कम इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सोचिए चीन की सरकार किस हद तक जाकर सोच रही है, और वो अभी से समझ गई है कि ये जो इंटरनेट का नशा है, मोबाइल फोन का नशा है, रील्स बनाने का नशा है, ये हमारे पूरे के पूरे एक पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। और अब उन्होंने इस पर कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। उदाहरण के लिए चीन में जैसे ही कोई इंटरनेट यूजर दिन भर में 30 मिनट मोबाइल फोन इस्तेमाल करने का अपना कोटा पूरा कर लेगा, तो उस यूजर के फोन पर बार बार एक रिमाइंडर आना अपने आप शुरू हो जाएगा, जिसमें लिखा होगा कि उस व्यक्ति को अब जरूरत पड़ने पर ही, यानी अर्जेंसी में ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना चाहिए। चीन का कहना है कि इस प्रस्ताव पर 2 सितंबर तक लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और फिर इस पर एक कानून बना दिया जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर लोगों को, आम जनता को सजा भी दी जाएगी। चीन ने यह फैसला 3 बहुत बड़ी वजहों से लिया है, जिनमें पहली वजह है चीन के बच्चों में इंटरनेट और मोबाइल फोन की बढ़ती हुई लत, जो कि भारत में भी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा 104 करोड़ इंटरनेट और मोबाइल फोन यूजर्स चीन में है, जिनमें लगभग 21 करोड़ इंटरनेट यूजर्स 18 साल से कम उम्र के हैं। और ये 21 करोड़ बच्चे चीन में फिलहाल औसतन हर दिन लगभग 3 घंटे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, हर दिन औसतन 3 घंटे वहां के बच्चे मोबाइल फोन पर व्यस्त रहते हैं।
और ये जो बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे, ये मोबाइल फोन के एडिक्ट हो चुके हैं। जैसे ड्रग एडिक्ट पहले हुआ करते थे, अब बच्चे जो हैं वो मोबाइल फोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं, मोबाइल फोन का नशा कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि दिन भर घंटों तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से चीन के बच्चों की मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है और ये बच्चे अब पहले के मुकाबले ज्यादा बीमार रहने लगे हैं। अब ये ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, पढ़ाई में भी पीछे हो रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक चीन में 18 साल से कम उम्र के 55% बच्चों की मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से आंखों की जो आईसाइट है वो कमजोर हो गई है, अब उन्हें कम दिखता है, चश्मा लग गया है। और एक सर्वे में 66% माता पिता ने ये कहा कि उनके बच्चे मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से डिप्रेशन में भी रहने लगे हैं। तो आंखें खराब हो रही हैं बच्चों की, वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लग रहा है और अब वो किसी भी चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तीसरी जो बड़ी बात है, चीन में मोबाइल फोन के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से बच्चों में स्कूल जाकर पढ़ने की इच्छा समाप्त होती जा रही है और इससे बच्चों की एकाग्रता पर गहरा असर पड़ रहा है। बड़ी बात यह है कि चीन दुनिया का पहला देश है जो मोबाइल फोन और इंटरनेट की बढ़ती लत को अपने देश की तरक्की के लिए एक चुनौती मान रहा है और इससे निपटने के लिए कड़े कदम उठाकर कानून भी बना रहा है और इसमें हमें चीन की तारीफ करनी चाहिए। पूरी दुनिया में पहला देश है जिसे अपने बच्चों की चिंता है, जिसे अपने इस जो युवा पीढ़ी है उसकी चिंता है और वो समझ चुका है कि इसके लिए कानून लाना ही पड़ेगा। वर्ष 2021 में चीन में एक कानून आया था जिसके तहत वहां स्कूल में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और तब दुनिया के कई देशों ने चीन के इस फैसले पर वहां देशों में बहुत बहस हुई थी और पश्चिमी देशों ने इस फैसले की आलोचना भी की थी, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं वो अपने आप को अभिव्यक्ति की आजादी का चैंपियन बताते हैं और उन्हें लगता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी युवा को, किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से रोका नहीं जा सकता, सब कुछ मानव अधिकारों की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए वो मानते हैं कि बच्चों को भी पूरी आजादी होनी चाहिए, वो जो चाहे करें, चाहे वो अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दें, इसकी भी उन्हें इजाजत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों के भी मानव अधिकार है। और उन मानव अधिकारों में आज भी बहुत सारे देशों को मोबाइल फोन भी नजर आता है। लेकिन अब पिछले महीने ही यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था है यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है कि स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन लाने पर पूरी दुनिया में प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों की शिक्षा के साथ उनकी एकाग्रता और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। ये यूनेस्को की रिपोर्ट है जो कहती है कि अब समय आ गया है जब पूरी दुनिया में स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लग जाना चाहिए। किसी भी देश के बच्चे उस देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर यह भविष्य कमजोर हो, बीमार हो, कम प्रोडक्टिव हो, डिप्रेशन में चला जाए, अगर किसी काम में एकाग्रता ना लगा पाए, उसका मेंटल जो हेल्थ है वो खराब हो जाए, तो वो देश आगे चलकर कुछ नहीं कर पाएगा। और चीन इस बात को सबसे पहले समझ चुका है, इसलिए वो मोबाइल फोन की लत से अपने देश के बच्चों को बचा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश भारत है। भारत इस समस्या के बारे में अभी सोच भी नहीं रहा, जबकि भारत में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी चीन से कहीं ज्यादा है। चीन में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 25 करोड़ है, यानी चीन में 25 करोड़ बच्चे हैं, जबकि भारत में 19 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या है 57 करोड़। आप कल्पना कर सकते हैं, भारत में 57 करोड़ बच्चे हैं 19 साल से कम उम्र के, यानी भारत में चीन से 2 गुना और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश की कुल आबादी से 23 गुना ज्यादा बच्चे रहते हैं। और इनमें से ज्यादातर बच्चे आज मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत का शिकार हैं। और इससे आपसे ज्यादा इस बात को और बेहतर कौन जान सकता है, क्योंकि आज भारत के हर परिवार में, हर घर में सब बच्चों का यही हाल है। लेकिन भारत में मोबाइल फोन और इंटरनेट की इस लत को कभी एडिक्शन नहीं माना जाता, इसे कोई समस्या नहीं माना जाता। सच्चाई यह है कि भारत के बच्चों को भविष्य धीरे धीरे, भारत के बच्चों का जो भविष्य है वो धीरे धीरे मोबाइल फोन की स्क्रीन में कैद होता जा रहा है। आज आपके बच्चे इस तरह इंटरनेट के गैजेट से घिरे हुए हैं। भारत में 19 साल से कम उम्र के युवा और बच्चे प्रतिदिन औसतन 2.5 घंटे
मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। हर रोज 2.5 घंटे ये औसतन है। हो सकता है आपका बच्चा इससे ज्यादा करता हो और करता ही होगा। और हाल ही में भारत में एक सर्वे हुआ जिसमें हर 10 में से 7 माता पिता ने यह माना कि दिन में 4 से 5 घंटे उनका बच्चा मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और कोविड के बाद से तो यह स्थिति और भी ज्यादा खराब हो गई है। कोविड के दौरान आपको याद होगा जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, स्कूल बंद हो चुके थे, सारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही थी, तब माता पिता से लेकर अलग अलग राज्यों की सरकारों ने बच्चों को खुद से स्मार्टफोन दिए थे, लैपटॉप्स दे दिए थे और अलग अलग टैबलेट्स दे दिए थे, जिससे मोबाइल फोन लगभग हर बच्चे के हाथ में पहुंच गया था। और सारे बच्चे यही कहते थे कि हम इस मोबाइल फोन के जरिए, स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। और बच्चों को मोबाइल स्क्रीन टाइम आधे घंटे से 2.5 से 3 घंटे तक उस समय हो गया। हालांकि यहां बात सिर्फ कोविड की नहीं है। अब देखिए, कोविड तो जा चुका है, कोविड समाप्त हो गया, वापस धीरे धीरे पूरी दुनिया अपने ढर्रे पर लौट आई। जैसा पहले कामकाज चलता था वापस वैसे ही होने लगा। लेकिन बच्चों के हाथ में जो स्मार्टफोन पहुंचा कोविड के दौरान, ये स्मार्टफोन बच्चों ने वापस नहीं किया और आज भी वो स्मार्टफोन उन बच्चों के हाथों में ही रह गया। चाहे ये सारे बच्चे अब ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते, स्कूल जाते हैं, लेकिन स्मार्टफोन आज भी इनके पास है और अब ये सब स्मार्टफोन में डूब चुके हैं। हमारे देश में आज बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों को समय नहीं देते, दे भी नहीं पाते। बहुत सारे लोगों के पास टाइम ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पेशेंस नहीं है, इतना धैर्य ही नहीं है कि बच्चों से बात कर सकें या उनके साथ समय बिता सकें। इसलिए बहुत सारे माता पिता अपने छोटे छोटे बच्चों को भी मोबाइल फोन थमा देते हैं। और कुछ माता पिता तो ऐसे भी हैं जो अपने बच्चों के रील्स और उनके बारे में सारी जरूरी जानकारियां सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं और लोगों को बताते रहते हैं कि हमारा बच्चा कितना क्यूट दिखता है, हमारा बच्चा कितना स्मार्ट है, हमारे बच्चे के अंदर कौन कौन से टैलेंट हैं, हमारा बच्चा गाना बहुत अच्छा गाता है, हमारा बच्चा डांस बहुत अच्छा करता है, हमारा बच्चा कोई और चीज उसके अंदर कोई हुनर है तो उसे शोकेस करते हैं। और छोटे बच्चे जब बार बार रोते हैं या अपने माँ बाप का अटेंशन मांगते हैं तो माँ बाप अटेंशन देने की बजाय उनके हाथों में मोबाइल फोन दे देते हैं और कहते हैं कि तुम गेम खेलते रहो लेकिन हमें परेशान मत करो। असल में जो कड़वी सच्चाई है वो ये है कि माता पिता भी मोबाइल फोन में व्यस्त हैं, माता पिता भी रील्स बना रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी मोबाइल फोन का गुलाम बना दिया है। भारत में 92% परिवार ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक सदस्य के पास स्मार्टफोन जरूर है और अब स्मार्टफोन इस्तेमाल करने के मामले में ग्रामीण भारत के लोग भी पीछे नहीं हैं। वर्ष 2021 में ग्रामीण भारत के 68% लोगों के पास स्मार्टफोन था और ग्रामीण इलाकों में 27% माता पिता ऐसे थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्मार्टफोन खरीद कर दे दिया है और शहरों में यह आंकड़ा 58% है, जिसकी वजह से भारत के लोग अकेले इंस्टाग्राम पर ही हर दिन 60 लाख मिनट की रील्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं। सोचिए, भारत के लोग 60 लाख मिनट की रील्स हर रोज बनाते हैं और इनमें ज्यादातर रील्स बनाने वाले यूजर्स 18 से 29 वर्ष के हैं और YouTube पर वीडियोस देखने वाले 15 से 23 साल के युवाओं की संख्या भी हमारे देश में करोड़ों में है। भारत के पास इस समय दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे देश में हैं। लेकिन जैसे ड्रग्स की लत एक पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर देती है, वैसे ही भारत के लोगों और भारत के बच्चों को मोबाइल फोन और इंटरनेट की लत बर्बाद कर रही है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि हमारे देश में इस समस्या पर कोई बात तक नहीं कर रहा। आज हम आपसे बस ये कहना चाहते हैं, पहली बात तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि चीन की सरकार से कम इस मामले में कुछ सीखिए और असल में भारत को पूरी दुनिया का पहला देश होना चाहिए था जो अपने देश में छोटे बच्चों पर मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर कानून लेकर आता। आज भी आप देखिए, हमारी संसद इस समय सत्र में है, मॉनसून सत्र हमारी संसद में चल रहा है और उसके बावजूद बाकी तमाम देश की चिंता होने हैं, बहुत सारी चीजों पर बिल्स पास हो रहे हैं, बहस हो रही है, राजनीति हो रही है, लेकिन हमारे देश के युवाओं और बच्चों को लेकर, इस कानून को बनाने को लेकर अभी तक कोई बहस नहीं हुई। इसलिए आज हम ये मांग करते हैं कि भारत के नेताओं को, भारत की पार्टियों को और भारत की सरकारों को अलग अलग, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्हें भी भारत की युवा पीढ़ी और बच्चों के लिए ऐसा कानून लाना चाहिए कि एक समय सीमा लगा दी जाए कि कोई भी बच्चा इससे ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे आपके मोबाइल फोन में बैटरी खत्म होने का इंडिकेशन आता है कि अब आपकी बैटरी खत्म होने वाली है,
जब आपका डेटा खत्म होने वाला होता है उसका इंडिकेशन आता है कि आपका डेटा खत्म हो रहा है, चार्ज कराइए। वैसे ही हर दिन आपके बच्चों के मोबाइल फोन में एक ऐसा ही नोटिफिकेशन आना चाहिए जिसमें लिखा हो कि अब आपके 15 मिनट बचे हैं या 10 मिनट बचे हैं, उसके बाद आपका मोबाइल फोन स्वतः बंद हो जाएगा। आज हम ये मांग करते हैं, और मान लीजिए सरकार के पास तो और बहुत सारे काम हैं, उन्हें क्या लेना देना आपके बच्चों से, लेकिन आपको तो है। इसलिए आज आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने घर में अपने कानून तो बना ही सकते हैं, इसलिए अपने घर में अपने बच्चों के लिए अलग कानून बनाइए। इंटरनेट को लेकर अपने लॉज बनाइए घर में, मोबाइल फोन को लेकर अपने सारे सदस्यों के लिए कानून बनाइए, और अपने बच्चों के मोबाइल फोन में एक टाइमर लगा दीजिए। सब स्मार्टफोन में यह सुविधा है, एक टाइमर लगा दीजिए जिसके बाद वो इतने घंटे ही एक दिन में मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएगा। सड़कों की तरह जिंदगी के रास्तों पर भी अक्सर लिखा होता है, आगे खतरनाक मोड़ है, जरा संभल कर चलें, लेकिन हम कई बार इस साइन बोर्ड को समझ नहीं पाते।